इसी तरह से आगे हम देखते हैं चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक है और चंद्रमा का व्यक्ति के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। देखिए, यदि हम भौगोलिक रूप से भी देखें तो चंद्रमा जो है वो कलाओं के अनुसार समुद्र को प्रभावित करता है। समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है वो चंद्रमा की कलाओं के कारण आता है। यानी हमारा जो मन है कभी समान स्थिति में नहीं रहता। कभी हम परेशान होते हैं, कभी हम प्रसन्न होते हैं, कभी हम दुख से पीड़ित होते हैं। कई बार बिना कारण भी हमारे मन के अंदर टेंशन होती है। इसका कारक चंद्रमा है। देखिए, अब चंद्रमा के विषय में हम जानते हैं। चंद्रमा का तत्व जल तत्व, जल तत्व माना जाता है चंद्रमा को। इसके अलावा चंद्रमा को चतुर्थ भाव का कारक माना जाता है, फोर्थ हाउस। इसके अलावा माता, यदि माता के विषय में हमको जानना हो तो फोर्थ हाउस और चंद्रमा, यदि इन दोनों को देख लिया जाए तो हम माता के बारे में स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि आपकी माता की स्थिति वर्तमान में क्या है। इसके अलावा मातृभूमि, यानी चंद्रमा अगर पीड़ित होगा तो व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जा सकता है। इसके अलावा जमीन, जमीन भी चंद्रमा से देखी जाती है। और पीने का शुद्ध जल ये चंद्रमा है। और हमारा जो मन है वो चंद्रमा है। इसके अलावा जितने भी तरल पदार्थ हैं, जैसे कई बार प्रश्न आता है हमारे सामने कि व्यक्ति कैसा जॉब करेगा या कैसा बिजनेस करेगा, तो यदि उसकी कुंडली में इस तरह का योग है कि व्यक्ति चंद्रमा से संबंधित कार्य करेगा, तो हमें कह देना चाहिए कि व्यक्ति लिक्विड से रिलेटेड कोई कार्य करेगा, यानी जल से संबंधित या कोई भी लिक्विड पदार्थ, या इसके अलावा भोजन से संबंधित यानी होटल व्यवसाय आदि, ये भी हम चंद्रमा से देखते हैं। इसके अलावा चंद्रमा केमिकल का कारक है। विभिन्न प्रकार के जो केमिकल हैं वो चंद्रमा से देखे जाते हैं। इसके अलावा नगद धन, हमारे पास जो नगद पैसा चाहे हमारे बैंक में है चाहे हमारे जेब में है, दोनों दोनों ही प्रकार से उसको नगद पैसा ही माना जाता है। बाकी हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है उसको नगद पैसा नहीं माना जाता है, बाकी चाहे बैंक में हो चाहे हमारी जेब में हो। क्योंकि आजकल ऐसी सुविधा है, यदि हमारे पास जेब में पैसा नहीं है लेकिन हमारे अकाउंट्स में यदि बैलेंस है, तब भी वो हम सारे कार्य उसी प्रकार से कर सकते हैं जैसे जेब में होने पर करते हैं। इसलिए यदि बैंक में हो या फिर जेब में हो, एक ही स्थिति है। और ये चीज देखी जाती है चंद्रमा से। जिस व्यक्ति के चंद्रमा वीक हो या पीड़ित हो, प्रॉपर्टी चाहे उसके पास करोड़ों रुपए की हो लेकिन उसके पास नगद धनराशि का अभाव रहता है। एक चीज और चंद्रमा से देखी जाती है कि चंद्रमा अगर पीड़ित है, चंद्रमा अगर सही स्थिति में नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के पास धन रुकने में समस्या आती है, धन एकत्रित नहीं हो पाता। हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है, रक्त, वो चंद्रमा से देखा जाता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं रक्त में लगभग 70 से 80% तक जल होता है, बल्कि और ज्यादा। इसी तरह से यदि हम और देखना चाहें तो हमारे जो दिमाग होता है, मन, वो चंद्रमा है। देखिए, ये जितने भी व्यक्ति हैं जिनको मनोरोग होता है, माइंड से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो चंद्रमा के कारण ही होती है। और हमारे साइंटिस्ट ने भी कई बार इस बात को प्रमाणित किया है कि जो मनोरोगी होते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या के आसपास उनमें विशेष लक्षण दिखाई देते हैं, यानी उनके रोग वृद्धि होती। इसी तरह से
यदि हम देखें तो चंचलता, चंचलता का कारक चंद्रमा होता है। कर्क लगने के व्यक्ति या चंद्रमा से प्रभावित व्यक्ति, उनके अंदर चंचलता अधिक होती है। यात्रा का कारक ग्रह चंद्रमा, यदि हमें यात्रा के बारे में देखना है तो हमें चंद्रमा के द्वारा देखना होगा। यदि ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हमें देखना है कि किसी व्यक्ति को इसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो हमें उस स्थिति में चंद्रमा को देखना होता है। इसके अलावा अस्थिरता मन में या स्थिरता, ये भी चंद्रमा से देखना होता है। मानसिक बीमारी, इसके अलावा दूध, ये चंद्रमा का कारक है। दूध, श्वेत वस्तु जितनी भी हैं वो चंद्रमा से संबंधित हैं। श्वेत वस्त्र ये चंद्रमा के हैं। और चंद्रमा के जो देवता हैं वो भगवान शिव, भगवान शिव की आराधना करने से यदि किसी के चंद्रमा पीड़ित है, यदि वो रोज भगवान शिव का जलाभिषेक करे तो उसके चंद्रमा अपना शुभ प्रभाव प्रदान करते हैं। बार बार स्थान परिवर्तन, यदि किसी व्यक्ति का बार बार स्थान परिवर्तन होता है तो उसका कारक चंद्रमा है। उस स्थिति में हमें चंद्रमा का गहन विश्लेषण करना चाहिए कि चंद्रमा किस स्थिति में है जिसकी वजह से व्यक्ति का बार बार स्थान परिवर्तन हो रहा है। इसके अलावा भावुकता, चंद्रमा से प्रभावित व्यक्ति भावुक होता है, यानी सामने वाले की बातों में आकर तुरंत वो भावुक हो जाता है और तुरंत अपने विचारों में चेंजिंग कर लेता है। कितना ही कठोर हो, कितना ही गुस्सा आ रहा हो, लेकिन 1 मिनट में वो ठंडा हो जाता है, उसका क्रोध शांत हो जाता है। चंद्रमा की जो धातु है वो है चांदी। चंद्रमा का जो रत्न है वो है मोती, पल्स। चंद्रमा को बाल्यावस्था का माना जाता है, यानी एक होता है बालारिष्ट योग। यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा खराब है, किसी बालक की कुंडली में चंद्रमा खराब है, तो उसको बचपन में बीमारियां अधिक होती हैं। यदि चंद्रमा राहु से पीड़ित हुआ, शनि से पीड़ित हुआ, केतु से पीड़ित हुआ या मंगल से भी पीड़ित हुआ, तो ऐसे बालक के बचपन में बीमारियां ज्यादा होती। कई बार देखा होगा कि बच्चों के 5 साल तक, 7 साल तक बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, उसके बाद में वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। इसका मतलब उनका जो चंद्रमा है वो कहीं ना कहीं पीड़ित है, पाप प्रभाव में है या कमजोर स्थिति में। एक चंद्रमा के बारे में और बता दूं मैं कि चंद्रमा कब कमजोर होता है और कब स्ट्रांग होता है। इसका एक बिल्कुल सीधा सा तरीका कि पूर्णिमा से 8 दिन पहले और पूर्णिमा के 8 दिन बाद किसी व्यक्ति का अगर जन्म होता है तो चंद्रमा बलवान माना जाता है। लेकिन अमावस्या के 7 दिन पहले या 7 दिन बाद किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उस स्थिति में चंद्रमा को कमजोर माना जाता है, क्योंकि अमावस्या को चंद्रमा पूर्ण रूप से अस्त हो जाता है। और अमावस्या के दिन यदि किसी व्यक्ति का जन्म हो तो उसमें एक दोष भी माना जाता है, अमावस दोष। अमावस दोष वाला व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित होता है, धन की समस्या उसके सामने रहती है और मन में स्थिरता की कमी होती है। तो इस तरह से हम चंद्रमा के बारे में ये सारी चीजें देख सकते हैं। जो यात्रा है वो चंद्रमा के द्वारा, और एक और बिजनेस होता है गाइड का, वो भी चंद्रमा के द्वारा देखा जाता है। इसके अलावा यात्रा कंपनी जो टूर करवाती हैं, वो जो कंपनियां हैं वो चंद्रमा से प्रभावित है, यानी उनका जो चंद्रमा है उससे संबंधित व्यवसाय वो व्यक्ति कर रहे हैं। इसके अलावा जलीय स्थान में निवास, समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, इन स्थानों में जो निवास है वो चंद्रमा से देखा जाता है। बैंकिंग कार्य, जो बैंक से संबंधित कार्य हैं वो चंद्रमा से देखे जाते हैं। इसके अलावा दवाई का कार्य, क्यों?
अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले कि केमिकल और जल, यानी जो लिक्विड पदार्थ हैं वो चंद्रमा से देखे जाते हैं। तो दवाई का कार्य भी चंद्रमा से देखा जाता है, वस्तु का कार्य वही लिक्विड। इसके अलावा नाव या स्टीमर चलाना, ये भी चंद्रमा से देखा जाता है। इसके अलावा रेस्टोरेंट या होटल, यदि व्यक्ति का चंद्रमा ये शो कर रहा है कि व्यक्ति चंद्रमा से संबंधित कार्य करेगा, तो ऐसा व्यक्ति रेस्टोरेंट या होटल का कार्य कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति हमसे पूछे कि भाई मैं होटल या रेस्टोरेंट का कार्य कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, मुझे इसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो हमें चंद्रमा की स्थिति अवश्य देखनी चाहिए। यदि चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति को सफलता मिलेगी, यदि नहीं है तो उसे सफलता नहीं मिलेगी। इसके अलावा जलपान ग्रह, ये चंद्रमा का कार्य। वाटर सप्लायर, आजकल तो बहुत सारा कारोबार बहुत बड़ी मात्रा में चल रहा है। ये आरओ वाटर, पानी की बोतलें भी मार्केट में अवेलेबल हैं, ये चंद्रमा से संबंधित कार्य है। इसके अलावा बर्फ का कार्य, ये भी चंद्रमा से संबंधित है क्योंकि वो भी पानी के द्वारा ही होता है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स, ये भी चंद्रमा का कार्य है। इसके अलावा जूस का कार्य, क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी जल होता है, लिक्विड है जूस भी, तो उसका कार्य भी चंद्रमा से देखा जाता है। एक बीमारी होती है जलोदर, हाइड्रोसिल भी बोलते हैं उसको, तो वो बीमारी चंद्रमा से देखी जाती है। यदि चंद्रमा पीड़ित हो, पाप प्रभाव में हो, तो व्यक्ति को इस प्रकार की बीमारी हो सकती है। इसके अलावा मेमोरी पावर, व्यक्ति का जो मेमोरी पावर है वो भी चंद्रमा से देखा जाता है। आर्ट्स, जितने भी प्रकार के आर्ट्स हैं वो चंद्रमा से देखने चाहिए। देखिए इनके भी अलग अलग कारक होते हैं, कोई कला का कारक है, कोई विज्ञान का कारक है, तो कोई शक्ति का कारक है। तो कला के जो भी मुख्य चीजें उनमें चंद्रमा उनका कारक होता है। एक और फील्ड है आजकल, वो भी काफी फेमस है, डिजाइनिंग। चाहे वो वस्त्रों की डिजाइनिंग हो, चाहे वो मकानों की डिजाइनिंग हो, जो भी डिजाइनिंग है वो सारी चंद्रमा से देखी जाती है। और एक चंद्रमा से देखा जाता है बदलाव, परिवर्तन, यानी चेंज। चेंज कब होगा, कैसे होगा, ये हमें चंद्रमा से देखना चाहिए। एक चीज का और चंद्रमा कारक है, वो है ब्लेम, दोष लगना। यदि चंद्रमा आपका पीड़ित है, पाप प्रभाव में है, तो किसी प्रकार का दोष ऐसे व्यक्ति पर लग सकता है। चीटिंग, धोखा, इसका कारक भी चंद्रमा है। इसके अलावा फर्स्ट फीमेल चाइल्ड, पहली लड़की, पहली संतान लड़की, वो भी हमें चंद्रमा से देखनी चाहिए। चेंज ऑफ प्लेस, यानी व्यक्ति का स्थान परिवर्तन कब होगा, ये हम चंद्रमा से देख सकते हैं। इसके अलावा चंद्र का जो पदार्थ है वो लवण, और चंद्रमा को चतुर्थ भाव का कारक माना जाता है। इसके अलावा चंद्रमा किसी का शत्रु नहीं है, और चंद्रमा के शनि को शत्रु माना जाता है, शुक्र शनि को। बाकी राहु केतु, ये चार ग्रह चंद्रमा के शत्रु माने जाते हैं। और अन्य ग्रह सूर्य और बृहस्पति और मंगल, ये शत्रु नहीं है, ये मित्र है। और बुध जो है, इनमें एक अंतर है, बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है लेकिन चंद्रमा बुध को शत्रु नहीं मानता है। हालांकि चंद्रमा का ही पुत्र है बुध, लेकिन चंद्रमा बुध को शत्रु नहीं मानता है और बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि चंद्रमा
किस तरह से हम चंद्रमा के बारे में देखें। और मैं बताना चाहूंगा कि चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में नीच राशि का। इसी तरह से सूर्य की मेष राशि उच्च राशि और तुला राशि नीच राशि। तो इस तरह से आज हमने सूर्य और चंद्रमा के बारे में जाना और हमने ये भी जाना कि चंद्रमा हमें क्या क्या दे सकता है। अब देखिए, किसी भी कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट 3 ग्रह होते हैं। यदि 3 ग्रह अच्छी स्थिति में हैं तो व्यक्ति भी अच्छी स्थिति में होगा। और वो 3 ग्रह होते हैं लग्नेश, चंद्रमा और सूर्य। चंद्रमा, सूर्य और लग्नेश, लग्न का स्वामी, इन तीनों के द्वारा हम व्यक्ति का अध्ययन कर सकते हैं। कैसे? देखिए, एक लगन होती है, उससे हम शरीर के बारे में जानते हैं कि व्यक्ति का शरीर कैसा होगा। चंद्रमा से हम व्यक्ति के मन के बारे में जानते हैं कि व्यक्ति का जो मन है वो कैसा होगा। और तीसरा, व्यक्ति का आत्मा कैसी होगी, इसके बारे में यदि हम जानना चाहें तो वो सूर्य से जाना जाता है। एक और पद्धति है सुदर्शन चक्र पद्धति। उस पद्धति में एक लगन बनाई जाती है और उसमें 3 प्रकार से बनाई जाती है। वो 3 राउंड होते हैं उसके एक साथ ही। वो मैं बताऊंगा किसी दिन प्रैक्टिकल में। तो उसमें मेन लगन जो हमारी होती है वो चंद्र लगन और सूर्य लगन। यदि कोई भी ग्रह तीनों से ही खराब स्थिति में है तो इसका मतलब वो 100% खराब फल देगा। यदि कोई ग्रह लग्न से भी अच्छी स्थिति में है, चंद्र से भी अच्छी स्थिति में है और सूर्य से भी अच्छी स्थिति में है, यानी वो ग्रह 100% हमें अच्छा रिजल्ट देगा। इसके अलावा जो फॉरेन एस्ट्रोलॉजी है उसमें सूर्य को अधिक महत्व दिया जाता है। सूर्य कुंडली हमारे यहाँ पर लग्न और चंद्र कुंडली, इनको विशेष तो महत्व दिया जाता है, लेकिन जो फॉरेन एस्ट्रोलॉजी है उसके अंदर सूर्य को अधिक महत्व दिया जाता है। जबकि हमारे यहाँ तीनों को ही दिया जाता है, सूर्य, चंद्र और लग्नेश। तो सूर्य और चंद्र दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। और सूर्य और चंद्र, एक पोस्ट और डाली थी मैंने अभी 1-2 दिन पहले, और उसमें बताया था यदि हम अपने सूर्य चंद्र को ठीक करना चाहें, यानी किसी भी ग्रह को ठीक करना चाहें, तो उनके रिश्तेदार होते हैं ग्रहों के। पढ़ना उसको यदि नहीं पढ़ी हो तो उनके रिश्तेदार होते हैं, यानी उनको हम किसी प्रकार से तकलीफ दें तो हमारा ग्रह अच्छे होते हुए भी शुभ स्थान में बैठा हुआ भी खराब फल देने लग जाता है। उस पोस्ट को पढ़ना। एक और मैंने आज पोस्ट डाली थी, भृगु चक्र पद्धति, बहुत इजी, शायद किसी ने पढ़ी नहीं होगी। चलो अब मैं शॉर्ट में बता देता हूं। एक भृगु चक्र पद्धति है और उसके अनुसार हम यदि किसी का जन्म समय भी ज्ञात नहीं है तब भी हम लगभग 40 से 50% उस व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं। कैसे? क्योंकि व्यक्ति का, किसी बालक का जब जन्म होता है तो उसे फर्स्ट हाउस का रिजल्ट मिलता है और दूसरे वर्ष में सेकंड हाउस, इसी तरह से 12 साल तक उसे 12 भावों का फल मिलता है। इसके अलावा जब जैसे वो 13 साल का हुआ फिर से फर्स्ट हाउस। तो पोस्ट में मैंने लिखा था कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में 8वां वर्ष, 20वां वर्ष, 32वां वर्ष, 44वां वर्ष, 56वां वर्ष, 68वां वर्ष, इनमें 8वां भाव एक्टिवेट होता है। और 8वां भाव रोग, बीमारी, टेंशन, एक्सीडेंट्स, दुर्घटना, ऑपरेशन,
इस प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करता है। इसके अलावा आकस्मिक घटना इनको भी शो करता है। तो हमें देखने चाहिए कि 8 साल, 20 साल, 32 साल, 44 साल, 56 साल, इस उम्र में व्यक्ति को कोई ना कोई समस्या निश्चित रूप से आती है। इसी तरह से हम बिना कुंडली के भी कई ऐसी विधाएं हैं ज्योतिष में कि हम बिना कुंडली के भी और ये जान सकते हैं कि किस तरह से जो व्यक्ति है उसका जीवन रहेगा और इस वर्ष में उसे कैसा परिणाम प्राप्त होगा। इसके विषय में कभी और विस्तार से चर्चा करेंगे कि हम भृगु चक्र पद्धति के द्वारा किस तरह से बिना कुंडली के भी किसी व्यक्ति का एनालिसिस कर सकते हैं। तो आज की क्लास अभी हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज की जो बातें हैं आपके समझ में आई होगी कि किस तरह से हम ग्रहों की दृष्टि को देखें और उसके अलावा किन किन ग्रहों से हम किस प्रकार की चीजों को देख सकते हैं।